हेलो एवरीवन, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आरपीएससी द्वारा जेएलओ अर्थात जूनियर लीगल ऑफिसर की भर्ती के संबंध में पुराना पेपर जो कि 2013 की विज्ञप्ति के द्वारा यह हुआ था, इसके आज फर्स्ट पेपर से कुछ प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे। आपकी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें मैं यहाँ दूर किए देता हूं। इस परीक्षा में ये 4 पेपर होते हैं। ये चारों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, अर्थात आपको एक प्रश्न के संदर्भ में 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से सही उत्तर आपको चुनना है। इन 4 पेपर जो ऑब्जेक्टिव होंगे, इसके बाद सीधे आपका साक्षात्कार होगा। ये 4 पेपर, इनमें 150 प्रश्न चारों प्रश्न पत्रों से आपको पूछे जाएंगे। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगी। कोई भी राजस्थानी या अन्य किसी लैंग्वेज का यहां कोई भी काम नहीं है। 1 से 50 प्रश्न, ये 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद जो भी कैंडिडेट यहां पास होंगे या इनके मानकों में आएंगे, उनको साक्षात्कार के लिए या इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू आपका ये मात्र 25 नंबर का है। इसके बाद मेरिट तैयार की जाएगी। जो चौथा पेपर है आपका, इस चौथे पेपर में लैंग्वेज में 2 पार्ट हैं, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ग्रामेटिकल पोर्शन है पूरा। अलग से कोई भी इसके लिए सिलेबस, इन्होंने कोई विशेष सिलेबस डिसाइड नहीं किया है। इसके लिए इन्होंने जो सिलेबस है वो ग्रामेटिकल पोर्शन है पूरा, पूरी ग्रामर आएगी। आप पुराने पेपर्स को देख सकते हैं। आप ये पेपर वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके भी आप सीधे सीधे ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनलों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। ये सीरीज ए है, 3 घंटे का ये पेपर है। 150 इसमें प्रश्नों की संख्या है। पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या 48 है, पूर्णांक ये 50 है। इसके बाद इसके इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग के संबंध में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए। एक से अधिक उत्तर देने की दिशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए हुए हैं, जिन्हें क्रमशः 1 2 3 4 के द्वारा अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर पत्रक पर नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा करना है। जो गोला दिया है उसे आपको गहरा करना है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात कही गई है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। नोटिफिकेशन जो दिया था उस नोटिफिकेशन में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ जो पुराना पेपर है, इस पुराने पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बताई गई है। गलत उत्तर से तात्पर्य है अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के 1 से अधिक उत्तर देने से है। किसी भी प्रश्न से संबंधित गोले या बबल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जाएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं या उसे खाली छोड़ देते हैं तो वो गलत उत्तर की श्रेणी में नहीं आएगा। देखिए, एक बात और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बताई है। कृपया अपना रोल नंबर ओएमआर पत्रक पर सावधानी पूर्वक सही भरें। गलत अथवा अपूर्ण रोल नंबर भरने पर 5 अंक कुल प्राप्तांक में से अनिवार्य रूप से काट लिए जाएंगे। यदि आप अपना रोल नंबर गलत भरते हैं या अधूरा भरते हैं तो आपके टोटल नंबर जो आप प्राप्त करेंगे उसमें से 5 अंक काट लेंगे। तो इसीलिए आप एग्जाम देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए, ये आज हमारा पहला पेपर है और पहले पेपर का ये हमारा पहला पार्ट है। तो कुछ प्रश्नों को हम यहाँ सॉल्व करेंगे आपके साथ। काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एग्जाम जो पुराने पेपर हैं वो हम सॉल्व कराएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न ये दिया हुआ है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाया जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। तो देखिए, ऑप्शन में दिए हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया,
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तथा एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसको कि महान्यायवादी भी कहते हैं। भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी के संबंध में भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 प्रावधान करता है और न्यायवादी की, भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है, उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। 76 इसके संबंध में प्रावधान करता है। इसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल है उनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। अटॉर्नी जनरल के सबऑर्डिनेट होते हैं सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल को संसद में बोलने का, बैठने का अधिकार होता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसे मत देने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, किंतु बोलने का अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। तो यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में महान्यायवादी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हाईकोर्ट होते हैं, राज्यों में जो हाईकोर्ट बने हुए हैं उनमें महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखिएगा, महाधिवक्ता। और सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी की। ये दोनों ही सरकार की ओर से सरकार की पैरवी करते हैं, सरकार के मुकदमों के संबंध में सरकार का पक्ष रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और अब इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो सही आंसर हमारा यहां पर है ऑप्शन नंबर 4, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का जो प्रवर्तन हुआ है ये 1 जनवरी 2015 से हुआ है और योजना आयोग की समाप्ति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना होता है। तो देखिए, राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच में जो अधिकतम अंतराल है ये होता है 6 महीने का। तो इसका सही आंसर है तीसरा, 6 मंथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति ये निर्वाचित होते हैं अर्थात इलेक्टेड होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति ये निर्वाचित होता है। सही आंसर है ए। देखिए, राष्ट्रपति के इस सेक्शंस के संबंध में एक छोटा सा ट्रिक है जिसे आप याद रखिएगा। यह है कि पका चुनरी का, आप लिख लीजिए, पका चुनरी का पुनर्योग, पका चुनरी का पुनर्योग शर्त, शपथ और महाभियोग, शर्त, शपथ और महाभियोग। प का तात्पर्य या अनुच्छेद 52 से स्टार्ट कर दीजिए। प अर्थात राष्ट्रपति का पद। का से तात्पर्य है कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ये हो गया आपका अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। चुनरी, चु से कीजिए आप राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित कि राष्ट्रपति के चुनाव क्या है, राष्ट्रपति ये चुना जाएगा, ये अनुच्छेद 54। और नरी, निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीति है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन की जो रीति है वो क्या है, यह अनुच्छेद 55 है। इसके बाद में यह है कार्यकाल। कार्यकाल अर्थात कार्यकाल कितने समय का होगा। इसके बाद में पुनर्निर्वाचन की, पुनर्निर्वाचन का मामला, पुनर्निर्वाचन को आप जोड़िए 57। और इसके बाद में योग्यता, राष्ट्रपति के पद के संबंध में योग्यता, यह है 58।
और शर्त ये 59, शपथ 60 और महाभियोग 61। इस तरह से पूरा आपको याद हो जाना चाहिए। पका, चुनरी का पुनर्योग, शर्त, शपथ और महाभियोग। तो प से तात्पर्य हो गया आपका राष्ट्रपति का पद, का से तात्पर्य हो गया कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53 हो गया। चुनरी में पहला है चो से तात्पर्य राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, यह अनुच्छेद 54। इसके बाद में नरी अर्थात निर्वाचन की रीति क्या होगी, किस रीति से पूरा निर्वाचन किया जाएगा, ये आपका अनुच्छेद 55 के बाद का से इसका कार्यकाल कितना होगा, अनुच्छेद 56। और 56 के बाद में पुनः उसके निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 57 में, योग्यताएं 58 में, 59, 60, 61। इस तरह से पूरा ये प्रोसेस आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहां भारत का जो राष्ट्रपति है ये निर्वाचित होता है। सही आंसर हमारा यहां पर है पहला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में भाग 9A को जोड़ा गया था। भाग 9A के पहले तो ये देखिए कि भाग 9A किससे संबंधित है। तो देखिए भाग 9A ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9A ये नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9 ये पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 में पंचायतें हैं, 9A में नगर पालिकाएं हैं और 9B में ये सहकारी समितियां हैं। हमें यहाँ 9A के संबंध में पूछा गया है कि भाग 9A कब जोड़ा गया था, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा या 72वें के द्वारा या 73वें के द्वारा या 74वें के द्वारा। आप बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भाग 9A जोड़ा गया था। प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सही कथन चुनना है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा किसकी सलाह पर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से परामर्श करके, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके, या राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। तो देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा जब जो इस मामले में जो सलाह ली जाती है ये ली जाती है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। तो मान लीजिए जिस राज्य के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है हाईकोर्ट के लिए, तो वहां उस राज्य के राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इसके संबंध में परामर्श किया जाता है। इसके संबंध में जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 217 के अंतर्गत किया गया है। जो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 217 में है। तो सही आंसर हमारा यहां पर है इसका 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। देखिए 21वां संशोधन, 23वां संशोधन, 42वां संशोधन तथा 32वां संशोधन। सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए संविधान में जब प्रारंभ में जो भाषा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन आज की स्थिति में इसमें कुल मिलाकर भाषाओं की संख्या है 22। इसके बाद में सबसे पहले जो भाषा जोड़ी गई थी वो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी आपका सिंधी भाषा। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर है वो सिंधी है, लेकिन इसके बाद में और भी भाषाएं जोड़ी गई थी। ये 21वीं भाषा 1967 में अमेंडमेंट किया गया था 21वां, इसके तहत ये भाषा जोड़ी गई थी। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, नोट कर लीजिए आप। इसके बाद 71वां हुआ था 1992 में हुआ था और इसके द्वारा 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी। ये 3 द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 भाषा एक ये 3 जुड़ गई और चौथी आपकी पहले जुड़ गई सिंधी। 4 भाषाएं हो गई, 14 और 4 18। इसके बाद
इसके बाद में 4 भाषाएं और जोड़ी गई जो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और ये जोड़ी गई थी 92 में अमेंडमेंट के द्वारा, 52 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 2003 में। कौन कौन सी थी? बोडो थी, डोंगरी थी, मैथिली थी, संथाली थी। 4 भाषाएं ये जोड़ी गई थी। तो देखिए, पहले एक भाषा, उसके बाद में 3 भाषा और उसके बाद में 4 भाषा। तो 1 और 3 4 और 4 8, इस तरह से 8 भाषाएं जुड़ करके 14 और 8 22, आज की स्थिति में 22 भाषाएं हमारे संविधान में हैं। प्रश्न है कि कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है? पहला दिया है समता का अधिकार, दूसरा है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तीसरा है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार, और चौथा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको बताना है कि कौन सा केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब नागरिकों को जो प्राप्त अधिकार है वो आपका ऑप्शन है यहां पर सी, कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार। सही आंसर हमारे यहां पर है सी, या तीसरा वाला जो ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए, हमारे संविधान में प्रारंभ में कुल 7 मूल अधिकार थे। इसके बाद में जो संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और आज की स्थिति में हमारे संविधान में कुल 6 मूल अधिकार रह गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रक्रिया का प्रावधान है? अब देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के माध्यम से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। पका, चुनरी का पुनर्योग और शर्त, शपथ और महाभियोग, लास्ट के जो 3 थे, शर्त, शपथ और महाभियोग। और शर्त शपथ शर्त था, ये 59 था, ये 60 और ये 61। तो हमें जो महाभियोग पूछा गया है ये 61 में है। अनुच्छेद 59 ये शर्तों के संबंध में है, अनुच्छेद 60 ये शपथ के संबंध में है, और अनुच्छेद 62 ये आपका उस प्रोसीजर से संबंध रखता है जबकि राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, उस रिक्ति को भरे जाने के संबंध में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 62 में दिया हुआ है। यहां हमारा जो सही आंसर है वो है इसका तीसरा, अनुच्छेद 61। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? तो गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। आप सभी को इस प्रश्न के विषय में आसानी से जानकारी होगी। सही आंसर है 1/10, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा तथा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। देखिए, यहां ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें ऑप्शन तो कोई भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहां सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित किए जाने के संबंध में अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर जाएं तो वो जो कलकत्ता में स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, वह बात आ जाती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय यहां क्योंकि घुमाकर के प्रश्न थोड़ा दिया हुआ है, तो ये जो स्थापना हुई थी वैसे 1956 के संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में अधिनियम पास किया गया था। इसके गठन के संबंध में सबसे पहले 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था इसमें बताई गई थी। तो सही आंसर तो वैसे इसका अगर सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित किए जाने के संबंध में देखा जाए तो 1956 है, लेकिन अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। सर एलिजाम्पे इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे। तो आप इस प्रश्न को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार पेपर में दिया हुआ है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा भाग है? देखिए, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक भाग 1 है, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक भाग 2 है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक ये भाग 3 है, उसके बाद में 36 से लेकर के 51 तक ये भाग 4 है, और 51 का क ये भाग 4 का क है। अब हमें यह पूछा है मूल अधिकारों से संबंधित। पहला संघ और राज्य क्षेत्रों के संबंध में है, भाग 1।
भाग 2 5 से लेकर के 11 तक ये नागरिकता के संबंध में है। भाग 3 ये 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों से संबंध रखता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर है पहला। भाग 4 हमने आपको बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंध रखता है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। भाग 4 का ये मूल कर्तव्यों के संबंध में है। तो हमारा जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है हमारा पहला ऑप्शन ए या 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष है, 65 वर्ष की आयु तक है, 62 वर्ष तक है या 6 वर्ष तक है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर है पहला। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा यहाँ सीधे सीधे अगर तीसरी अनुसूची के संबंध में पूछा जाता तो तीसरी अनुसूची आप सभी को पता है कि शपथ के प्रावधान से संबंधित है। पहली अनुसूची संघों राज्य क्षेत्रों के संबंध में है, दूसरी अनुसूची वेतन और भत्तों के संबंध में है, तीसरी अनुसूची शपथ के संबंध में है। अब तीसरी अनुसूची में या शपथ के जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ सही है, यानी किस किस को जो ये हमें 75 का 4, 124 का 6 और 188 जो दिए हुए हैं ये किस किस की शपथ के संबंध में ये यहाँ पर थोड़ा डीपली प्रश्न पूछ लिया गया है। तो देखिए प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है चौथा, 75 का 4, 124 का 6 और 188। अब हम देखते हैं कि ये तीनों ही ऑप्शन जो है ये किससे संबंधित हैं। तो देखिए अनुच्छेद 75 का 4 ये मंत्रियों की शपथ से संबंध रखता है। मंत्रियों के द्वारा जो संसद सदस्य होते हैं, संसद के सदस्यों में जो मंत्री बनते हैं उनके द्वारा शपथ लिए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 124 का 6 ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ के संबंध में है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के संबंध में। और अनुच्छेद 188 ये अनुच्छेद 188 राज्य विधानमंडल में जो सदस्य होते हैं विधानसभा के या विधान परिषद के उनकी शपथ से संबंध रखता है। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ सही आंसर है वो है 4। अब देखिए इसके संबंध में हम और ऑप्शनों की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं कि ये क्यों सही है, बाकी क्यों सही नहीं है। अनुच्छेद 75 4 ये चलिए ठीक है। 148 2 ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान करता है और उसका राष्ट्रपति के समक्ष शपथ दिए जाने से संबंध बताता है। लेकिन 164 का 4 ये 164 का 4 ये करेक्ट नहीं है। 164 का 4 जो व्याख्या करता है वो ये बताता है कि कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 महीने तक किसी राज्य विधानमंडल का यदि सदस्य नहीं है तो वो 6 महीने बीत जाने के बाद में फिर मंत्री नहीं रहेगा। तो ये हमारा 164 का 4 प्रावधान करता है। तो यहाँ इसकी वजह से ये शपथ, क्योंकि तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है तो यहाँ ये ऑप्शन गलत हो जाता है। 75 4 सही है, लेकिन 148 3 इस तरह की व्याख्या नहीं करता। 48 3 इसके संबंध में व्याख्या जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के शपथ के संबंध में है वो 148 2 है। तो इस तरह से यहाँ 148 3 और 164 2 दिए हुए हैं, ये दोनों ही मिक्स यहाँ पर ये मैच नहीं करते, इसीलिए हमारा जो यहाँ सही आंसर है वो है चौथा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न होता है तो यह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा या विशेष समिति के द्वारा? देखिए संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, संसद की संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है उसके संबंध में इसका अनुच्छेद 108 प्रावधान करता है। और ये होता जब ही है जबकि दोनों सदनों के बीच में यदि किसी विधेयक को लेकर के मतभेद उत्पन्न होता है तब राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये बुलाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है वो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा। सही आंसर हमारा यहाँ पर है पहला। और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 108 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है या बुलाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में आता है? अब देखिए जो अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक ये हमें मूल अधिकारों के संबंध में इसमें प्रावधान किया गया है। और हमें यहाँ 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये है पहला कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान, जीवन बीमा निगम, CSIR और उपरोक्त सभी। देखिए 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा आपके जो संविधान में दी हुई है वो दी हुई है कि भारत की जो सरकार है उसके अंदर राज्य शब्द में भारत की संसद आती है और राज्य विधानमंडल आते हैं,
संसद, संसद के दोनों सदनों से तात्पर्य, राज्य विधानमंडल आते हैं, तथा भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन जो भी इनके विभाग हैं वे सभी विभाग ये राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो यहां सही आंसर ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान, ये राज्य सरकार का मामला हो गया। जीवन बीमा निगम, ये भी एक निगमित मामला है और इसको भी लॉ बनाने की पावर रहती है अपने लिए। CSIR, इस पर भी आपका केंद्र सरकार का कंट्रोल रहता है। और उपरोक्त सभी, तो सही आंसर हमारा यहां पर है चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति का प्रावधान है? किस आर्टिकल में राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति रखता है? तो यह है आर्टिकल 72, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति होती है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा अनुच्छेद 72। प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों की खाली जगह दी हुई है के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो संघ के लेखाओं से संबंधित जो प्रतिवेदन होते हैं उन्हें किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा। तो देखिए ये किया जाता है राष्ट्रपति के समक्ष। संघ के मामले, जो संघ से संबंधित लेखाओं के प्रतिवेदन हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष दिए जाते हैं और जो राज्यों से संबंधित लेखाओं के प्रतिवेदन हैं वो राज्यपाल के समक्ष पेश किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें के राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखता है और राज्यपाल उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। सही आंसर हमारा यहां पर था चौथा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता बढ़ाई जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के संकल्प द्वारा तथा संसद के द्वारा विधि बना करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। तो उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता बढ़ाई जाती है ये संसद के द्वारा बढ़ाई जाती है और संसद इस संबंध में विधि बनाएगी। विधि बना करके उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ा देती है। तो जो हमारा जो इसका सही आंसर है वो है तीसरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। आज इस वीडियो को इतना ही छोड़ते हैं, इसके बाद में अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है। केवल मूल अधिकारों के संबंध में, केवल नागरिक अधिकारों के संबंध में, केवल विधिक अधिकारों के संबंध में या मूल अधिकार तथा अन्य प्रयोजनों के लिए। तो देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान किया गया है जो कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकती हैं। एक व्यक्ति के मूल अधिकारों के हनन होने के संबंध में, तो अनुच्छेद 32 केवल ये मूल अधिकारों से संबंध रखता है। तो सही आंसर हमारा यहां पर है पहला। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे अगले वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें।